अशोक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। यह एक रोचक कहानी है। हाथ जोड़कर उन्होंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। एक राजा इतना निर्दयी कि लाखों लोगों की जान ले ली, और वही राजा बाद में शांति का सबसे बड़ा संदेशवाहक बन गया। आखिर अशोक के जीवन में ऐसा क्या हुआ? अशोक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपनी अपार शक्तियों के बल पर अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से के शासक बने। यह एक रोचक कहानी है कि कैसे अशोक ने क्रूर तरीकों से सिंहासन प्राप्त किया और अंततः बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए। एक कथा के अनुसार अशोक के पिता बिंदुसार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनका रूप रंग पसंद नहीं था। इसके बजाय बिंदुसार चाहते थे कि उनका बड़ा पुत्र सुशीम उनके बाद शासन करे। अपने निर्णय को सुनिश्चित करने के लिए बिंदुसार ने अपने राजपुरोहित महागुरु पिद्युम्न परिस्थितियों का विश्लेषण करने और यह बताने को कहा कि कौन उचित विकल्प होगा। महागुरु ने बिंदुसार को सलाह दी कि वे अपने सभी पुत्रों को एकत्र करें। उसी के अनुसार बिंदुसार ने राजकुमारों को स्वर्ण मंडप के बगीचे में एकत्र होने को कहा। इस बीच पिंगल ने अपनी ज्योतिषीय गणना के माध्यम से पता लगाया कि अशोक अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने के लिए नियत थे। वे चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह समाचार बिंदुसार को कैसे बताया जाए, जिनके बारे में वे जानते थे कि उनका मन सुशीम पर लगा हुआ है। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपनी यह जानकारी अशोक की माता को बता दें और राज्य छोड़ दें। यह सुनकर अशोक की माता ने कहा, महागुरु, हम भाग्य को नहीं बदल सकते। जहां तक बगीचे में एकत्र होने का प्रश्न था, यद्यपि अशोक जाना नहीं चाहते थे, उनकी माता ने बदसमझाते कहा, तुम एक राजकुमार हो और तुम्हें वहां उपस्थित होना ही होगा। अंततः अशोक मान गए। बगीचे में जहां सभी राजकुमार एकत्र हुए थे, बिंदुसार ने कहा कि उन्होंने सुशीम को अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है, फिर भी वे जानना चाहते हैं कि ग्रह स्थितियां क्या कहती हैं। महागुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपके उत्तराधिकारी का नाम नहीं बता सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जिसके पास सबसे उत्तम वाहन, आसन, पेय, पात्र और भोजन होगा, वही राजा बनेगा। बिंदुसार ने इसे एकत्रित राजकुमारों के सामने मानदंड के रूप में घोषित किया। जहां अन्य सभी शांत रहे, अशोक ने आत्मविश्वास के साथ स्वयं को प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि वे सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। बिंदुसार आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राजकुमारों को विदा कर दिया और बैठकर विचार करने लगे। अंततः बिंदुसार ने निर्णय लिया कि अशोक को शाही राजधानी से दूर रखा जाए। उन्हें बुलाकर बिंदुसार ने कहा कि वे अशोक की प्रशासनिक क्षमताओं से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि अशोक तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाएं। इस मिशन के लिए बिंदुसार ने अशोक को शक्तिशाली घुड़सवार सेना, पैदल सेना, रथ और हाथी दिए, लेकिन इस सेना के लिए कोई हथियार नहीं दिए। अपने आश्चर्य के लिए अशोक का विद्रोहियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिनके प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि विद्रोह केवल उन दोषी मंत्रियों के खिलाफ था जो चालाकी से प्रशासनिक नियमों में हेरफेर करते थे। इस प्रकार अशोक अपने मिशन में सफल होकर राजधानी लौट आए। जहां अशोक ने अपने लोगों और मंत्रियों की सद्भावना प्राप्त की, वहीं सुशीम अपने अहंकारी स्वभाव के कारण अलोकप्रिय बने रहे। एक बार उन्होंने मजाक में एक मंत्री के सिर पर प्रहार कर दिया। चिढ़े हुए मंत्री ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके खिलाफ हो गया। फिर उसने धीरे धीरे कई अन्य मंत्रियों को प्रभावित किया, जिन्होंने सभी ने यह निर्णय लिया कि जब अशोक सिंहासन का दावा करेंगे तो वे उनका समर्थन करेंगे। जब तक्षशिला में दूसरा विद्रोह शुरू हुआ, बिंदुसार ने सुशीम को उसे दबाने के लिए भेजा। उसके लौटने से पहले बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ये डरते हुए कि सुशीम के लौटने से पहले ही उनकी मृत्यु हो सकती है, उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे सुशीम को तुरंत वापस आने के लिए कहें और उसके स्थान पर अशोक को भेजें। चतुर मंत्रियों ने राजा को यह कहकर मना लिया कि अशोक स्वस्थ नहीं है, इसीलिए सुशीम को समय लेना चाहिए। उन्होंने बिंदुसार को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे और तब तक उन्हें अशोक को अस्थायी उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, जब तक सुशीम वापस न आ जाए। वापस आने पर सुशीम का राज्याभिषेक किया जा सकता है, लेकिन बिंदुसार ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। शीघ्र ही बिंदुसार का निधन हो गया। अशोक, जो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने तुरंत स्वयं को राजा घोषित कर दिया और उन लोगों को मंत्री नियुक्त किया जो उनके पक्ष में थे। उनमें से एक राधागुप्त थे।
जब राधा गुप्त को सुशीम की वापसी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। जिस मार्ग से सुशीम को लौटना था उस पर मंत्री ने कोयले का एक गड्ढा बनवाया और उसे मिट्टी से ढक दिया ताकि वह एक सामान्य रास्ता लगे। सुशीम और उसके साथी उस गड्ढे में फंस गए और उन्हें पीड़ादायक मृत्यु का सामना करना पड़ा। अशोक ने यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपने अन्य भाइयों को एक एक करके समाप्त कर दें ताकि सिंहासन के लिए कोई दावेदार न बचे। सम्राट बनने के बाद अगले 8 वर्षों तक अशोक ने अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिससे उनका साम्राज्य विस्तारित हुआ। 207 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की जान गई और 1.5 लाख से अधिक लोगों और जानवरों को बंदी बना लिया गया। एक रात अशोक ने युद्ध की स्थिति का आकलन करने के लिए युद्ध भूमि का दौरा करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने उन पुरुषों और महिलाओं के लोग उनके पास आए और हुई निरर्थक तबाही के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगने लगे। ये शब्द राजा अशोक के कानों में तीखे लगे। वे गहरे विचारों में डूबते हुए वहां से हट गए। रास्ते में उनकी मुलाकात उनके भतीजे निग्रोध से हुई, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। अशोक निग्रोध के शांत और संयमित व्यवहार से प्रभावित हुए, जो यह दर्शाता था कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेना चाहते थे। यह अद्भुत गुण अशोक को प्रभावित कर गया। हाथ जोड़कर उन्होंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और निग्रोध से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। धीरे धीरे उनमें एक बड़ा परिवर्तन आया और धम्म के बौद्ध सिद्धांतों का पालन और प्रचार करना शुरू कर दिया। अशोक की कहानी हमें सिखाती है, सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें